ललन टॉप शो ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के एंड अमेरिकन पिस्ताशियोज। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। चुनाव में उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति से जुड़ी एक एक जानकारी के खुलासे की जरूरत अब नहीं होगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने 9 अप्रैल को कही। बेंच 5 साल पुराने एक मामले की सुनवाई कर रही थी जो अरुणाचल प्रदेश में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा था। उस चुनाव में तेजू विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी कारिखो क्री ने जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी नुनी तयांग ने कारिखो पर नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। कहा कि कारिखो ने नामांकन पत्र में अपनी पत्नी और बेटे के स्वामित्व वाले 3 वाहनों के बारे में जानकारी नहीं दी है, इसलिए कारिखो का चुनाव रद्द किया जाए। और ये वाहन थे एक बाइक, एक स्कूटी और एक वैन। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर पीठ ने कारिखो क्री के चुनाव को रद्द कर दिया। इस फैसले के खिलाफ कारिखो सुप्रीम कोर्ट गए। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारिखो क्री ने नामांकन दाखिल करने से पहले वे वाहन या तो किसी को गिफ्ट कर दिए थे या बेच दिए थे, इसलिए इन वाहनों पर उनके परिवार का मालिकाना हक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी भी की जो आगे भी उम्मीदवारों के हलफनामों के केस में एक रेफरेंस पॉइंट बन सकती है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार से जुड़ी हर चल संपत्ति जानने का अधिकार वोटर को नहीं है, जब तक कि वो चल संपत्ति बहुत ज़्यादा मूल्य की ना हो या फिर एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल को दर्शाने वाली ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है और कारिखो क्री की विधायकी भी बहाल हो गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 9 अप्रैल को ही एक और दिलचस्प सुनवाई हुई। इसके लिए CJI DY चंद्रचूड़ समेत 9 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी है। ये बेंच 2 अप्रैल से इस मामले की सुनवाई कर रही है। ये मामला क्या है बताते हैं आपको। हम और आप जानते ही हैं कि शराब पर जो टैक्स लगता है वो राज्यों के खाते में जाता है। राज्य के पास ये अधिकार होता है कि वो एक्साइज ड्यूटी यानी शराब पर टैक्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एल्कोहल पर जो टैक्स लगता है वो किसके खाते में जाए, राज्य या केंद्र। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इंडस्ट्रियल एल्कोहल का मतलब वो एल्कोहल जो पीने योग्य नहीं होती, ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो नहीं होती। रॉ किस्म की शराब, जानकारों की भाषा में बोलें तो डीनेचर्ड शराब, आसान भाषा में बोलें तो खराब शराब। इंडस्ट्रियल एल्कोहल का इस्तेमाल फार्मा सेक्टर में होता है, मोस्टली डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में होता है, केमिकल्स या बायोफ्यूल्स बनाने में भी होता है, स्पिरिट बनाने में इस्तेमाल होता है। एब्सोल्यूट एल्कोहल यानी पीने योग्य शराब में जब मिथेनॉल मिला देते हैं तब बनती है इंडस्ट्रियल एल्कोहल, लेकिन मिथेनॉल जहरीली होती है, इसलिए फिर वो शराब पीने योग्य नहीं रह जाती। इंडस्ट्रियल एल्कोहल क्या होती है आपने इसे समझ लिया, अब इस पर विवाद क्या है वो समझाते हैं। संविधान में ये बात स्पष्ट है कि राज्यों के क्या अधिकार हैं और केंद्रों के क्या, एक स्पष्ट बंटवारा है। राज्यों की अनुसूची में ये बात लिखी है कि शराब के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित करने, इसकी बिक्री और इस पर लगने वाले टैक्स को तय करने का अधिकार राज्यों के पास है, लेकिन इंडस्ट्रीज और इससे जुड़े हर मसले का जिक्र है केंद्रों की अनुसूची में, यानी इसको नियंत्रित करने का अधिकार मिला है केंद्र सरकार को। यानी इंडस्ट्रीज गई हैं केंद्र के अंडर और शराब गई है राज्यों के अंडर। इसी वजह से जब बात इंडस्ट्रियल शराब की आई तो ये मामला फंस गया कि ये किसके अंडर जाएगा। चूंकि ये मामला सिर्फ किसी एक चीज़ का टैक्स विवाद नहीं है, वो तो है ही, पर केंद्र और राज्य के अधिकारों में लकीर खींचने वाला केस भी है, इसीलिए इतनी बड़ी बेंच इस पर बैठी है। CJI खुद सुनवाई कर रहे हैं। ये विवाद कोई आज का नहीं है, कम से कम 35 साल पुराना है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच इस मसले पर बैठी थी। 1997 में बेंच ने फैसला सुनाया था कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल को रेगुलेट करने का अधिकार केंद्र के पास है। इसके बाद ये मामला 2010 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिस पर अब सुनवाई चल रही है। फैसला आना अभी बाकी है। राज्य सरकारों का सबसे बड़ा तर्क है कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल बनती तो है एब्सोल्यूट एल्कोहल से ही, तो जब एब्सोल्यूट एल्कोहल को राज्य रेगुलेट करते हैं तो इंडस्ट्रियल एल्कोहल को क्यों नहीं कर सकते। जबकि केंद्र का तर्क है कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल का जिक्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में है और ये एक्ट केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है, ये शक्ति देता है कि वो उद्योगों से जुड़े उत्पादों को बेचें और सही कीमत पर उपलब्ध कराएं। दिलचस्प बहस है, फैसले का इंतजार है। अभी बात करते हैं चुनावों की। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर उद्धव गुट वाली शिवसेना, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर शरद पवार का गुट वाला जो NCP है वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये अब तय हो गया है। 9 अप्रैल को गठबंधन के तीनों दलों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये जानकारी दी गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों दलों के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान मौजूद थे। MVA नेताओं के बीच मुंबई, साउथ सेंट्रल,
सांगली, भिवंडी और सतारा सीट को लेकर के भी सहमति बन गई है। इन सीटों पर तीनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली सीट शिवसेना यानी उद्धव गुट के खाते में गई है, जबकि भिवंडी और सतारा सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटों की जानकारी देती लिस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बारी लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के छोटे बड़े अपडेट्स की। ये वीडियो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का है। मध्य प्रदेश में वो 8 अप्रैल से हैं। 8 अप्रैल को उनकी यहाँ से रवानगी भी थी, लेकिन देर शाम हेलीकॉप्टर में तेल ख़त्म हो गया। तेल भोपाल से मंगाया गया, लेकिन समय पर आ नहीं पाया, जिसके बाद वो शहडोल में ही रुके थे। आज बाई रोड शहडोल से उमरिया जा रहे थे। उमरिया में जाते समय सड़क किनारे कुछ खेत पड़े जो महुए के खेत थे। राहुल गांधी का काफ़िला यहाँ रुका। राहुल गांधी गए तमाम किसानों से मिले। वहाँ पर उन्होंने महुआ को चखा भी, अलग अलग किसानों से बात की और यहीं से तमाम कांग्रेस के जो नेता उनके साथ थे उन्होंने राहुल गांधी का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे शेयर किया। वही वीडियो अभी आपने देखा। ये वीडियो आज दिन भर सोशल मीडिया पर तैरता रहा। शहडोल से उमरिया जाते हुए राहुल गांधी ने महुए चखे, इस हेडलाइन से अलग अलग कांग्रेस नेता वीडियो शेयर करते रहे। चुनाव से जुड़ी अगली सुर्खी है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेके, जिन्हें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई है। बीते दिनों खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। देश में चुनाव भी आने वाले हैं, इसके मद्देनज़र उन्हें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। अगली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की। 9 अप्रैल को सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। पीलीभीत में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ जिस बात ने बटोरी वो थी प्रधानमंत्री के मंच पर वरुण गांधी की गैर मौजूदगी। वरुण गांधी को इस बार पीलीभीत से टिकट भी नहीं दिया गया है। वो लंबे समय यहाँ के सिटिंग MP रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के मंच पर भी वो मौजूद नहीं रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे मध्य प्रदेश के बालाघाट। बालाघाट में उन्होंने भाषण भी दिया। कहा कि मेरा सिर या तो महाकाल के आगे झुकता है या झुकता है जनता जनार्दन के आगे। मैं MP की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे चेन्नई। चेन्नई में देर शाम उन्होंने लंबा रोड शो भी किया। लोकसभा चुनाव से जुड़ी अगली बड़ी सुर्खी भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव की प्रक्रिया अब नए सिरे से शुरू होगी। दरअसल इस सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे अशोक भलावी। मंगलवार को उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की बहू माधुरी ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। बैतूल के एक निजी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि बैतूल लोकसभा सीट का चुनाव अब आगे बढ़ेगा। चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे दी गई है। अब आयोग यहाँ चुनाव और नामांकन के लिए नई तारीखें तय करेगा और इसके बाद ही वहाँ पर नए सिरे से चुनाव घोषित होंगे, मतदान होंगे। और अब आज का चुनावी किस्सा। आप जानते हैं कि देश में पिछले कुछ समय से 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बात हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंप दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में 1967 तक 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। फिर कब और क्यों दोनों चुनाव अलग अलग होने लगे? बात 1971 की है। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा अपनी ही पार्टी से बगावत करके कांग्रेस के 2 टुकड़े कर चुकी थी। इंदिरा की नई पार्टी कांग्रेस आर नए सिरे से बहुमत की संभावनाएं तलाश रही थी। इंदिरा गांधी को उनके सिपा सालारों ने सलाह दी कि दोनों चुनाव साथ साथ होने की स्थिति में क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित करते हैं। दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई। समय से पहले लोकसभा चुनाव कराए गए। ये दांव इंदिरा के पक्ष में रहा और सत्ता में उनकी बहुमत के साथ वापसी हुई। आगे तमाम विधानसभाएं भी अलग अलग समय पर और अलग अलग कारणों से रद्द होती रहीं और यहीं से देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने शुरू हो गए। चुनाव का किस्सा भी हो गया। अब चुनाव की सूचना। आप जानते हैं कि लल्लन टॉप चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। सौरभ द्विवेदी पहुंच रहे हैं चेन्नई। मरीना बीच पर गांधी स्टैचू के पास होगी चुनावी गपशप। 10 अप्रैल बुधवार को शाम 5 बजे। अगर आप चेन्नई में हैं या आसपास हैं तो समय निकाल कर पहुंचिए। चुनाव पर, चेन्नई पर, वहां के खाने पर, वहां की संस्कृति पर, वहां की जगहों पर चौचक चर्चा होगी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप शो। शुक्रिया। शुभ रात्रि।